गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग का एक फंक्शन जिसके बारे में मैं पहले भी 2-3 बार तुम्हें बता चुकी हूँ। रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट के बेटा सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो सोर्सेज ही है। वैसे तो पता हमें होना चाहिए रिक्रूटमेंट होती क्या है, उसके बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि सोर्सेज क्या होते हैं। रिक्रूटमेंट होता है बेटा लोगों को क्या करना, इनवाइट करना, उनको स्टिमुलेट करना मतलब उनको फोर्स करना। कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए ना किसी भी एम्प्लॉय का हमारे पास आने के लिए। मैं कहूँ कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करो इस जॉब के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि सामने वाला आए जॉब के लिए अप्लाई करे, है ना। तो हम रिक्रूटमेंट में यही पढ़ेंगे। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर में जिनमें संभावनाएं होती हैं, संभावित एम्प्लॉय हमारे, उनको हम ढूंढते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको पुश करते हैं, परसुएट करते हैं कि वो आके हमारी फर्म में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। ये होती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होती है बेटा पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव का मतलब ज्यादा से ज्यादा, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके हमारी फर्म में क्या करें, अप्लाई करें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेलेबल पर्सन टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. Efforts are made in this process to ensure the more and more people submit application so that selection become easy. It is on account of the efforts to attract more and more people that the process of recruitment is called a positive process. ये कह रहा है सिलेक्शन बेस्ट पर्सन की होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि बेस्ट से बेस्ट पर्सन उसकी फर्म में आके जॉब करे। तो बेस्ट पर्सन के लिए आपके पास जो सिलेक्शन की चॉइस हो वो भी क्या होनी चाहिए, वाइडर होनी चाहिए। तब आपको बेस्ट पर्सन मिलेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एफर्ट करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या कही जाती है, पॉजिटिव प्रोसेस। उसके बाद बेटा हमारे पास प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का। प्रोसेस है हमारा पहला रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय। रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय में हम ये देखते हैं कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने कितने एम्प्लॉय नीडेड है। उसके बाद ये डिटरमाइन करने के बाद कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है क्या वो किसे बताता है, पर्सोनल मैनेजर को अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। पर्सोनल मैनेजर ही करेगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम। तो जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट, लाइक प्रोडक्शन में 10 एम्प्लॉयज चाहिए और सेल्स में 5 चाहिए, ये सारे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट किसको बताएंगे, पर्सोनल मैनेजर को बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देन हम क्या करेंगे बेटा, जब हमें रिक्वेजिशन लेटर मिल जाएंगे हर एक डिपार्टमेंटल हेड से पर्सोनल मैनेजर को, तो वो क्या करेगा, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे डिसाइड करेगा कि किन सोर्सेज से हम इनको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सोर्सेज बेटा क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं हर चीज के लिए। लाइक अगर मैं बात करूं एक जिस जॉब में स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, लाइक स्कूल में अगर हम बात करें टीचर या प्रिंसिपल, अगर टीचर, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर ये ऐसे हैं जिनके लिए स्किल्स चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए, तो इनके लिए जो सोर्सेज होते हैं, तुमने देखा होगा स्कूल की क्या आती है, स्कूल की वैकेंसीज आती है न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर एक सोर्स है, रिक्रूटमेंट का सोर्स है यहाँ पे न्यूज़पेपर। तो और उसके अलावा अगर पीएन वगैरह को हमने अपॉइंट करना है तो वो क्या होता है, वो हम पर्सनल कॉन्टेक्ट से भी उनको अपॉइंट कर लेते हैं। तो वो पर्सनल कॉन्टेक्ट भी क्या है, सोर्स है। तो एक पर्सनल मैनेजर के पास इतनी नॉलेज होती है, इतना एक्सपीरियंस होता है डिसाइड करने के लिए किस सोर्स से उसने क्या करना है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है। तो सोर्सेज के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है बेटा थर्ड, इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। अब सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, सोर्सेज को फाइंड आउट करने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया आप किस सोर्स से हम क्या करेंगे, लोगों को इन्वाइट करेंगे। अब हम इंटरेस्टेड लोगों को इनवाइट करेंगे डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके लिए पर्सोनल मैनेजर क्या करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देगा जो डिटेल्स बताएगी जॉब के बारे में, लाइक कितनी वैकेंसीज हैं, जॉब का नेचर क्या है, कितनी क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी,
कंडीशंस क्या है एम्प्लॉयमेंट की, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी बातें वो क्या करेगा, बताएगा उस किसमें, जो भी वो रिक्रूटमेंट के लिए ऐड देने वाला है अपनी, उसमें ये बताएगा कि उसको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये इंफॉर्मेशन जो है प्रिपेयर की जाती है सिंपल और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। लाइक जैसे न्यूज़पेपर में ऐड आती है तो उस पर लिखा होता है कि सैलरी इतनी है और बीएड प्रेफरेंस होगी टीचर की, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे इतने साल का, और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या रहेंगी, ये सारी बातें, और वैकेंसीज कितनी है। नेक्स्ट है इसका 4th पॉइंट, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। उसके बाद जब हमें एप्लीकेशन मिल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग वाइल वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं जो सारी क्वालिफिकेशन को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड थी, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड थी, जो हमने दे रखी थी, किसमें, जो हमने ऐड दी थी जॉब के लिए, उसमें जो क्वालिफिकेशन थी। एक पार्ट तो उसका बना दिया जाता है, दूसरा पार्ट उन एप्लीकेशंस का बना देते हैं जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, और जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ दोज हु पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड, वो एलिजिबल होते हैं जो पूरी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, और उनको आगे सिलेक्शन प्रोसेस में हम लेके जाते हैं, जो आपके रिक्रूटमेंट का नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज सिलेक्शन। तो यहाँ पे जहाँ आपका 4th पॉइंट खत्म होता है रिक्रूटमेंट का, वहां से सिलेक्शन का काम शुरू हो जाता है। हमने देख लिया है कि कौन कौन क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा है, उनकी एप्लीकेशन एक साइड कर दी है, उनको आगे सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के सोर्सेज। रिक्रूटमेंट क्या होती है बेटा, ये समझ में आ गया है। सोर्सेज क्या होते हैं ये भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। लाइक मैं स्कूल में काम करती हूँ, अब स्कूल में एक वैकेंसी आ गई मैथ्स डिपार्टमेंट में, मेरी कज़न मैथ्स की टीचर है, तो मैंने अपना मैंने रेफर कर दिया उसे, तो ये क्या है, एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का। उसके अलावा अगर मैथ्स टीचर की वैकेंसी मान लो पीजीटी में है, और टीजीटी में हमारा अच्छा टीचर है, क्वालिफाइड है, हमने उसको प्रमोट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी। तो ये होती है रिक्रूटमेंट के सोर्सेज। अब देखो बेटा, रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं, एक तो इंटरनल सोर्सेज, एक एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज से मतलब समझ रहे होगे, फॉर्म के अंदर ही जब हम क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर से ही अगर हम फिल करेंगे वैकेंसीज को, तो वो हो गए आपकी इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर फॉर्म के बाहर से करेंगे तो वो होंगी एक्सटर्नल सोर्सेज। कोई नया पर्सन लेके आएंगे तो एक्सटर्नल सोर्सेज, फॉर्म के अंदर का ही बंदा लेके आ रहे हो तो वो क्या है, इंटरनल सोर्सेज। अब फॉर्म के अंदर के जो सोर्सेज हैं वो है 3 इंटरनल सोर्सेज, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। ट्रांसफर होता है बेटा, मान लो एक ब्रांच मेरी है पानीपत में, मेरी कंपनी की, दूसरी ब्रांच है करनाल में। अब पानीपत वाली ब्रांच में मार्केटिंग में जो बंदे हैं वो एक्सेस में है, 10 बंदे एक्स्ट्रा हैं, और करनाल में कम है, तो हम क्या करेंगे, पानीपत वाली ब्रांच से जो 10 बंदे हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे करनाल वाली ब्रांच में। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर। ये तो मैंने ब्रांच की बात करी। ये प्रोसीजर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर पानीपत वाली ब्रांच में ही मार्केटिंग में ज़्यादा बंदे हैं और हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे कम है, तो और सिमिलर मतलब ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा बिना कम स्किल्स का जॉब है, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्कर्स को। तो ये है तुम्हारा ट्रांसफ़र का केस, जिससे हम ट्रांसफ़र करके अपनी वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रमोशन। प्रमोशन आपको पता ही है, अपर रैंक में जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हम किसी एम्प्लॉय को दे देते हैं, उसका स्टेटस, उसकी सैलरी को बढ़ा देते हैं, तो वो होता है प्रमोशन। तो अब मान लो कि सुपीरियर जॉब छोड़ के चला गया, तो उससे जस्ट जो सबॉर्डिनेट था उसको हमने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था। तो ये है प्रमोशन से वैकेंसीज को फिल करना। और कभी कभार बेटा ऐसा भी होता है कि हम ये तो मोटिवेट करने के लिए हमने कर दिया, पर पहले आए हम उसको अच्छा काम कर रहा था। कभी कभार अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा, इनएफिशिएंट है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, लोअर पोजीशन पर भी डाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं
डिमोशन, प्रमोशन और डिमोशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बेटा ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, जब एम्प्लॉयर इम्प्लॉइज का टेम्परेरी सेपरेशन कर देता है, मतलब टेम्परेरी उनको निकाल देता है जॉब से, उसको ले ऑफ कहते हैं। मतलब ले ऑफ तब होता है जब काम कम हो जाता है, जब काम कम हो जाता है तो हम एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। दोबारा से जब काम ज्यादा होता है तो पहले अपने ही एम्प्लॉयज को हम बुलाते हैं, हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय को ये पता होता है कि दोबारा जब काम आएगा, अवेलेबल होगा, तो सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा एम्प्लॉयज को। ये होता है रिकॉलिंग द लेड ऑफ एम्प्लॉयज, वेकेंट पोजीशन में भी फिल्ड अप। देखो इसका आप एग्जांपल सीजनल गुड्स के साथ ले सकते हो। लाइक ब्लैंकेट्स की अगर हम बात करें, ब्लैंकेट्स हमारे मोस्टली विंटर्स में सेल होते हैं। मोस्टली मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ। अगर विंटर्स में सेल होते तो विंटर्स में हमें एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो विंटर्स में हम उनको ले आएंगे। देन समर्स में उनकी सेल बंद हो जाती है तो हम सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको ले ऑफ दे देते हैं। हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं जॉब से। उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कि हाँ समर आ गई है, अब है नहीं काम, तो अब जब विंटर्स में काम आएगा तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को ही, अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाएगा। दैट इज द ये होता है किसके थ्रू, ले रिकॉल करके, जो ले ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिकॉल करके वैकेंसीज को फिल करना। ये होता है आपका इंटरनल सोर्स है आपके। ये तीन समझ में आ गए होंगे, ट्रांसफर, प्रमोशन, प्रमोशन के अंदर डिमोशन भी था। नेक्स्ट लास्ट है ले ऑफ। नेक्स्ट है बेटा मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। अगर हम इंटरनली रिक्रूट करें तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। मेरिट्स तो है बेटा इसके फायदे, एडवांटेज, इंक्रीज इन मोटिवेशन। ऑब्वियस ही बात है, अगर एम्प्लॉय को आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे, तो क्या होगा, एक लोअर रैंक वाला पर्सन अच्छा काम कर रहा था, वो चला गया प्रमोट होकर के अपर रैंक में, तो जो और लोग हैं फर्म में काम करने वाले, वो भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, ताकि फ्यूचर में उनको क्या हो, उनको भी प्रमोशन मिले। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है बेटा इंडस्ट्रियल पीस। अगर हम प्रमोशन करें एम्प्लॉयज़ का तो वो क्या रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे और आपको इंडस्ट्री के अंदर आपकी शांति बनी रहेगी। अगर प्रमोशन प्रोसेस कंटिन्यू रहे टॉप टू बॉटम इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, इससे हम क्या करें, सबॉर्डिनेट को सुपीरियर बनाते रहें उसकी एफिशिएंसी देख के, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे और उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी, इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। बेटा ये याद रखना, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ही एक बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको अपर लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है, बट अगर हम बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं तो उससे शांति भंग होती है, उसे अपोज करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। बट अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट करें तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। नेक्स्ट बेटा इजी सिलेक्शन। एक एम्प्लॉय जो आपके यहाँ पे पहले से ही काम कर रहा है, उसके बारे में आपको सारा पता है कि वो कैसा है, किस नेचर का है, कैसा बिहेवियर है, एडजस्टमेंट कर सकता है नहीं कर सकता, आपको सब पता होता है उसके बारे में। तो इसलिए आपके पास कोई रिस्क नहीं होता है यहाँ पे कि हम पता नहीं कैसा एम्प्लॉय हम अपॉइंट करें। जबकि अगर हम बाहर से लाएं तो ऑब्वियसली बात है रिस्की है वो, हमें नहीं पता जो बाहर से आने वाला एम्प्लॉय है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये सब हमारा क्या रहता है, इजी सिलेक्शन हो जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट से। देन है बेटा नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इंडक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराना, परिचित कराना, किससे, उसकी जॉब से और ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से भी और उसकी जॉब से भी उसको एक्विंट कराना, परिचित कराना। अब जब एक्सटर्नल सोर्स होगा तो ऑब्वियसली बात है नया बंदा उसको कराना पड़ेगा। जब पुराना ही हमारा एम्प्लॉय है तो उसको ऑलरेडी उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इंडक्शन की हमें कोई नीड नहीं होती। उसके बाद है बेटा फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। ट्रांसफर का एक केस पढ़ा था हमने। अगर हमारे 10 बंदे फालतू पड़े हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, तो ऑब्वियसली बात है हमें उन्हें फ्री की सैलरी देनी पड़ेगी। जबकि अगर हम ये ट्रांसफ़र का सोर्स अपनाएं दूसरे डिपार्टमेंट को फिल करने के लिए तो वो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या रहेगा, वेस्ट नहीं होगा हमारे ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स भी काफ़ी महंगा है, उसको संभालना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, एक्टिव मीन्स है।
तो इसमें टाइम एफर्ट्स खर्च होते हैं। तो अगर हैवी वेस्टेज ज़्यादा हो हमारे पास स्टाफ, तो ये क्या है हमारे लिए डेफिशिएंसी है, मतलब हमें लॉस बेयर करने पड़ेंगे इसकी वजह से। तो इसलिए जहाँ कमी होती है, शॉर्टेज होती है स्टाफ की, जहाँ स्टाफ की डेफिशिएंसी है उस डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सरप्लस एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है बेटा इकोनॉमिकल सोर्स। जो हमारी इंटरनल रिक्रूटमेंट है ऑब्वियसली इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब इसमें पैसा कम खर्च होता है, जब क्योंकि जो आप इसके बाद पढ़ोगे सिलेक्शन का टॉपिक, सिलेक्शन एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट्स कंज्यूमिंग है, तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। तो ये क्या रहता है, इसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट में ना पैसा खर्च होता, ना ज़्यादा टाइम खर्च होता, ना एफर्ट्स खर्च होते हैं। तो ये है इसके मेरिट्स। देने बेटा इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स है इसका पहला तो स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बंदों से ही फिल करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो नया टैलेंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएगा, नए आइडियाज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएंगे। पुराने लोग चला रहे हैं तो आउटडेटेड आइडियाज़ रहेंगे उनके, यंग ब्लड की एंट्री नहीं हो पाएगी। जवान खून यूथ्स तुम्हारे उसके लिए यूज़ करेगा यंग ब्लड। नेक्स्ट है बेटा एम्प्लॉय बिकम लैथर्गिक। एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, सुस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है, एम्प्लॉयज़ को पता है, डेफिनेट फीलिंग है उनके पास, वो बिल्कुल क्लियर है कि जो प्रमोशन होता है वो हम सब में से ही एक होना है। तो वो क्या करेंगे, उनको सुस्त हो जाएंगे, उनको पता है हमारे साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है, यही है, उनको पहले से ही पता है ये ऐसे ही है, इनके साथ हम भी ऐसे ही हैं और हम ही में से ही किसी का प्रमोशन होना है। तो उनके अंदर क्या आ जाती है, एक सुस्ती वाली फीलिंग आ जाती है। देन है उसके बाद नॉट अवेलेबल इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप नया बिजनेस खोल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ आपको इंटरनल सोर्सेज तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि नया बिजनेस है तो नए लोग ही आप लेके आओगे बाहर से। तो जो प्रीवियस एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहीं ये कामयाब है, जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये कामयाब नहीं है। देन है बेटा देन है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है रुकावट आना, बाधा आना। जो कंपटीशन की भावना है, कंपटीशन बेटा हर जगह होना चाहिए। मैं पहले भी तुम्हें बोला होगा मैंने, एक हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है। तो एक कंपटीशन का सेंस जब तब आता है ना कि जब हमसे कोई अच्छा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, जब हम में से ही प्रमोट होंगे, हम में से ही ट्रांसफ़र होंगे, कोई नया बंदा आएगा नहीं। तो मुझे पता है ये वही लोग हैं जो मेरे साथ पहले से काम करते थे, उनकी परफॉर्मेंस का भी पता है मुझे, वो कितने को काम करते थे। तो उससे क्या होगा, मेरे अंदर कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं आएगी। बट जब कोई बाहर से आएगा, नया टैलेंट आएगा, नए आइडियाज़ लेके आएगा, वो अच्छा काम करेगा, तो मेरे अंदर भी फीलिंग होगी कि मैं भी कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ। तो उससे क्या रहेगा, कंपटीशन बना रहेगा। कंपटीशन बना रहेगा तो सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे अपना, उसे देखा देखी ऐसा होता है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं सामने वाले को देख के, तो उससे हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अच्छा काम करेंगे जैसे सामने वाला पर्सन कर रहा है जो बाहर से आएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिज प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। लास्ट इसका डीमेरिट है, लास्ट डीमेरिट है इसका कि जो अगर हम फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र करें, फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र मतलब बार बार हम एम्प्लॉयज़ इधर से उधर लेके जाएं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है फर्म की वो अफेक्ट होगी। बंदा जा रहा है, फिर वो देखेगा वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, कैसा एटमॉस्फेयर है काम करने का, फिर सीखेगा, फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे, फिर वो वहाँ का सीखेगा, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो ये है लिमिटेशन आपकी इंटरनल रिक्रूटमेंट की। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।